जोहार, नमस्कार। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिस बीमारियों के लिए व्यक्ति जिम्मेवार हो या न हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो समाज उसे अलग थलग कर देता है और समाज उसके साथ जो व्यवहार करता है वो बहुत अपमानजनक होता है। बहुत सारी बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मानसिक रोग है या मंदबुद्धि होना है या एड्स हो जाना है। इन सारी बीमारियों के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग कारणों से ये सारी बीमारियां होती हैं। कभी पोषण की कमी से हो जाती हैं, कभी सामाजिक परिस्थितियों के कारण से हो जाती हैं, कभी किसी विषमता की वजह से हो जाती है, कभी अनजाने में हो जाती है। लेकिन सोसाइटी को उनके प्रति सहानुभूति बरतते हुए उनका जो ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उनको समाज में रखते हुए उनका पूरा का पूरा इलाज और उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। हमारे समाज में एक हैबिट बन गई है कि कोई अगर दिव्यांग है तो जिस अंग से दिव्यांग है उसके नाम से बुलाना, अनहरा बुलाना, लंगड़ा बुलाना, बताहा बुलाना। तो ये जो है आप ही के परिवार का बच्चा है और आप ही के परिवार में किसी के साथ यह समस्या हो और उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए तो आप सोचिए कि आपको कैसा फील होगा। वैसा सोच करके अगर आप उसके साथ बिहेव करेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में। एड्स नाम सुनते ही कैंसर से ज़्यादा डर लगता है। कैंसर में आदमी सिर्फ मरता है, घर वाले उसको विस्थापित नहीं करते हैं, घर वाले उसको अलग थलग नहीं करते हैं, समाज और गांव अलग थलग नहीं करता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी विदेश से आई अपने यहाँ और आकर के अपने लोग को चपेट में लिया। चपेट में होने के कई कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं। इन कारणों की वजह से अब उसमें जो है झारखंड के कई इलाके बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं और बीच में बहुत कोशिशों के बावजूद कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी तो स्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन इधर स्थितियां फिर भयावह होती जा रही हैं। सितंबर और अक्टूबर का 2 महीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कौन से सिम्टम, कौन से लक्षण दिखते हैं कि उस लक्षण के दिखते ही तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर आपकी बात को गोपनीय रखते हैं और आपको जो सलाह देंगे अगर उस पर आप काम करें तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। कहते हैं कि एड्स से डरो मत, एड्स से लड़ो। तो एड्स से लड़ना है डर करके अपने साथ साथ अपने जीवन संगिनी की या जिसके साथ भी आप संबंध बनाते हैं उसकी ज़िंदगी को भी जोखिम में डालना है। इस पखवाड़े में जागरूकता के क्या क्या काम हो रहे हैं झारखंड में, आज इसी बीच बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं मुख्य धारा के एड्स कंट्रोल सोसाइटी के। डॉक्टर रेहान अहमद हैं जो संयुक्त निदेशक हैं रिम्स में ART के। हमारे साथ सत्य प्रकाश हैं जो उप निदेशक हैं बेसिक सर्विस डिवीज़न के। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। हमारे साथ ऑडियंस भी है, ऑडियंस अपने सवाल पूछेगी। ये लोग जागरूकता के काम में लगे हुए हैं तो उस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे हम शुरू करें सर। एक हम जानना चाहते हैं कि एड्स के बारे में जो धारणा है और एड्स जो है कितना ट्रीट करने लायक है, ट्रीटमेंट के लायक है और कितने मामलों में कब वह मामला इतना गंभीर हो जाता है कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और तब दूसरा कोई उपाय करना पड़ता है। सर बहुत सुंदर जानकारी के लिए आपने प्रश्न किया। थोड़ी सी अगर हम पीछे पृष्ठभूमि में चले जाएं तो आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल भी ले लें, जब भी हम लोग HIV एड्स की बात सुनते थे तो काफ़ी डर लगता था कि कोई भयावह है, क्या है, कोई जंतु है, क्या है, और बहुत सारी जानकारी भी हम लोगों को नहीं थी, इसलिए कि हम लोग पहले ही डर जाते थे। धीरे धीरे
भारत सरकार या स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग काफ़ी प्रयास किए इस कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक बतलाने के लिए कि HIV क्या है, एड्स क्या है। जब लोगों को ये जानकारी धीरे धीरे मिली, बहुत सारे माध्यमों से मिली, तो लोग अब उतने डरे हुए नहीं हैं जितने पहले थे। दूसरी कारण ये थी कि लोग डर से सामने आते भी नहीं थे। जो सेवाएं हमारी सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तय की गई थी, उस सेवाओं को लेने में भी डरते थे। इसके पीछे दो कारण हुआ करता था। पहला तो मुझे जानकारी नहीं है, और दूसरा मैं अगर उस स्वास्थ्य की सेवा को लेने चले जाऊं तो हमारे घर में अगल बगल दोस्त यार, सोसाइटी, गांव वाले क्या सोचेंगे। ये एक घृणा की भावना आ जाती थी। हो सकता था गांव में भेदभाव कर ले लोग, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मन में चलती थी। लेकिन सरकार के द्वारा, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को जन जन तक लाया गया, प्रचार प्रसार के माध्यम से, IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, बहुत सारे माध्यमों से लोगों तक लाया गया। अब लोग खुद से स्वेच्छा से जांच के लिए हमारे जो जांच केंद्र है वहाँ पर आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि अब क्या स्थिति है। स्थिति गंभीर तो नहीं है, क्योंकि लोग को जानकारी हो गई है, वो समझने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। काम हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के या हेल्थ प्रोवाइडर के काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जहाँ पर 2-3 लोग आते थे, अब संख्यों में बहुत सारे जिलों की बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अपने जांच के लिए स्वेच्छा से। इसके साथ एक चीज़ और जो जुड़ी हुई है कि हम लोगों के इस कार्यक्रम में कुछ विशेष वर्ग या जोखिम वर्ग, जो हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप की बात करते हैं, वो लोग को भी प्रोत्साहित की जाती है, जानकारी दी जाती है कि आप अगर इन चीज़ों से गुजरे हैं तो आप एक बार स्वेच्छा से केंद्र में आकर, जो जांच केंद्र है वहाँ पर अपनी स्वेच्छा से जांच कर ले। और जांच के उपरांत, जैसे सर आपने भी बताया, कि उसकी जो रिपोर्ट होती है वो स्वास्थ्य विभाग के जांच करने वाले और लोग जो है उन्हीं के पास रहता है। दूसरे लोगों के पास ये रिपोर्ट जाता नहीं है। इससे क्या होता है, जांच करने वाले व्यक्ति का एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि अगर इसके साथ साथ जो कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा हमें लेनी है, उसको हम अपने आत्मविश्वास से विदाउट एनी लीकिंग, मतलब किसी सूचना के या कहीं बाहर ना चले जाए, इससे हम ले सकते हैं। और वो व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई है और उसका पालन भी हो रहा है। अभी भी जो लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं, शायद अभी भी हमें पहुंचना बाकी है। सर ने जैसे कहा कि 2 महीना जो हमारा इंटेंसिव IC कैंपेन जो हो रही है, भारत सरकार की एक परिकल्पना है कि हम अंतिम व्यक्ति तक ये इंफॉर्मेशन, सूचना या जानकारी लेकर जाएं कि वो भी सामने आकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाए। उसके अंतर्गत बहुत सारे माध्यमों से उनको सूचना दी जा रही है। जांच की व्यवस्था है, हमारे वक्ता बताएंगे, और दवा की व्यवस्था है, क्योंकि सरकार की ये मुफ्त दवा भी है। तो जो मैं बतला रहा था कि इस कार्यक्रम से मुफ्त और गुप्त वाली बात काफ़ी यहाँ पर हम लोग प्रभावी ढंग से लाते हैं कि किसी व्यक्ति को इससे कोई असुविधा ना हो जाए कि हम अगर जांच करवाने जाए अमुक केंद्र से और वो रिपोर्ट अगर लोगों के बीच चला जाए तो हमारी। लेकिन इतने कार्यक्रम के बाद भी मुझे ये बतलाने में कोई हिचक नहीं है कि अभी भी बहुत सारे HIV एड्स में हमने सफलता पा ली है, लेकिन भेदभाव कलंक में अभी भी हमें अपेक्षाकृत जितनी पाना चाहिए था वो नहीं हुई है। आज भी भारत सरकार के द्वारा ये विवश होकर एक अधिनियम 2017 जो HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 को लाए हैं, और उसमें जो एक्ट का प्रमुख जो उद्देश्य है, हम इस भेदभाव को एड्रेस करते हैं, इस भेदभाव को कैसे कम किया जाए उसको लाकर, उसको जो है
हम अपने HIV से संक्रमित व्यक्तियों को सहयोग करते हैं, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज के संदर्भ में HIV की जो कार्यक्रम है, जो हमारे HIV झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा पूरे राज्य के 24 जिलों में कार्यान्वित है, हम सफलतापूर्वक सभी संस्थाओं, व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से चला रहे हैं और उससे हमें सफलता भी मिल रही है। डॉक्टर रेहान, जी। आप ART में वहाँ रिम्स में एक पोजीशन बताइए, आपको क्या लगता है कि आप कितने दिन से कार्यरत हैं वहाँ पर? मैं 2006 से कार्यरत हूँ, 2006 से। 2006 से करीब करीब 20 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। इन 20 सालों में थोड़ा परिस्थितियों पर आप बताइए, एक सिम्टम्स क्या है देखिए, सबसे जो पहले आपके यहाँ आते हैं, वो कहीं से रेफर होकर के आते हैं या सीधे आते जो हैं? हमारे यहाँ कंफर्म्ड केस हैं, जो ICTC में कंफर्म्ड होते हैं, वो हमारे पास आके ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हाँ ठीक है। तो जो HIV का सिम्टम्स होता है, वो सबसे कॉमन जो होता है, जो नॉर्मल वायरल फीवर में होता है, वही HIV में भी होता है। सोर थ्रोट होगा, वो फीवर आएगा, माइल्ड फीवर आएगा, हो सकता है कहीं का ग्लैंड, जिसको लिम्फेडिनोपैथी हम लोग कहते हैं मेडिकल साइंस में, गर्दन के नीचे या इंग्वाइनल रीजन में ग्लैंड बढ़ जाता है। तो वो कॉमन सिम्टम्स है जो वायरल फीवर का, मगर ये लोग इसको वायरल फीवर समझ के इग्नोर कर देते हैं अगर उनका कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सपोजर का, तो ठीक है ना। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे वायरस जो है CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है। CD4 सेल जो है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वायरस क्या होता है, CD4 सेल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे CD4 सेल्स की संख्या कम होती जाती है। और जैसे जैसे एक निश्चित लेवल के बाद लेस देन 350 आएगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि HIV में, HIV इटसेल्फ इज़ नॉट ए डिजीज़, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मगर जो इससे जो बॉडी की इम्यूनिटी जो ख़त्म होती है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़ जो हैं वो आपके शरीर में आने लगता है, जिसमें मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, रिकरेंट लूज मोशन हो गया, वेट लॉस हो गया, सीवियर वेट लॉस होता है। तो ये सब HIV एड्स का सिम्टम्स होता है जो हमको इनिशियल स्टेज में मिलता है। अभी जो रिसेंट है कि ट्रीटमेंट अच्छे हैं। दूसरा चीज़ है कि इसमें लाइफ, आज के ज़माने में लाइफ एकदम नॉर्मल है, HIV से किसी का डेथ नहीं होता है अगर समय पे डायग्नोसिस हो और टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो पेशेंट लेट स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑलरेडी पेशेंट को हो गया होता है। तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को ट्रीट करना और डायग्नोसिस में थोड़ा सा डिले होता है, कभी कभी दिक्कत होता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर अर्ली ट्रीटमेंट का अपना बेनिफिट है, पेशेंट क्लिनिकल स्टेज 1-2 में रहता है, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, तुरंत वो स्टेबल हो जाता है और लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि लाइफ कम हो जाता है, ट्रीटमेंट लेना है, 1 गोली 1 टैबलेट डेली खाना है और लाइफ नॉर्मल रहती है। सारे के सारे लोग नॉर्मल आते हैं, सारा काम करते हैं, एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ है। जब उनका वायरल लोड सप्रेस्ड हो जाता है, आफ्टर 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लिए, 3 मंथ्स में पेशेंट इज़ वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड, और जब वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड हो जाता है तो ट्रांसमिशन रेट भी उनका ख़त्म हो जाता है, वो दूसरे को बीमारी ट्रांसमिट भी नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि अभी नाको ने जो लाया है कि हमको पेशेंट के ट्रांसमिशन रेट को वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड करना है। जितना ज़्यादा हम लोगों को वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड करके रखेंगे, वो ट्रीटमेंट लेंगे, उतना ज़्यादा हमारा ट्रांसमिशन रेट भी कम रहेगा या नहीं रहेगा। और डॉक्टर रेहान, मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगा कुछ सवाल ले करके Yes. इसी से रिलेटेड। एक तो कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। अभी जागरूकता सप्ताह में क्या सत्य प्रकाश बताएंगे, जागरूकता सप्ताह ये महीने में क्या कर रहे हैं आप लोग? धन्यवाद सर। नाको के दिशा निर्देश पर झारखंड में HIV की रोकथाम हेतु, ताकि जितने लोग अधिक जागरूक हो सकें और HIV की अपनी जांच कराएं, उसके लिए बेहद पैमाने पे 2 आगामी विगत सितंबर से लेकर के अक्टूबर माह तक झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण द्वारा 360 डिग्री कैंपेन चलाया जा रहा है सर। इसमें हम एक एक गांव में जाकर के नुक्कड़ नाटक, रैली और IPC सबका कर रहे हैं, और हम पैम्पलेट, बैनर, पोस्टर सारा कुछ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने CHC और PHC हैं, वहाँ पे हम एक संगोष्ठी भी करवा रहे हैं अपने जो नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से। हमारे जितने NGO हैं, हमारे जितने TI NGO
एनजीओ हैं, हमारे जितने सीएससी हैं, हमारे जितने डेवलपिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग विगत 1 सितंबर से पूरे कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है सर, चूँकि मैं बेसिक सर्विस डिवीज़न देखता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो जागरूकता के कारण जो टेस्टिंग के हैं वो केसेस बड़े हैं। जो पहले जो नॉर्मल टेस्टिंग होती थी वो औसतन एक सेंटर पे हमारे यहाँ 30 या 32 टेस्टिंग होती थी। तो आज हमारे जैसे सदर जैसे अस्पताल में हमारे जो एलटी हैं और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो मोर देन 60+ वो टेस्टिंग आ रही है, क्योंकि अवेयरनेस लेवल को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अवेयरनेस लेवल गांव तक जा रहा है। और इसमें पहले सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, जहाँ ट्रांसपोर्ट्स बड़े पैमाने पर उठते थे ढाबों के पास, वहाँ पर ड्राइवर का टेस्टिंग का व्यवस्था था, ड्राइवर को समझाया बुझाया जाता था, वो होता था। प्रोग्राम चल रहा है कि बंद हो गया? सर वो चल रहा है, वो टीआई प्रोग्राम के तहत ही चल रहा है। उसमें हमारे जो टीआई एनजीओ हैं उनको वो लक्ष्य दिया जाता है, ट्रकर्स माइग्रेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे उनका सीबीएस जांच जो हमारे टीआई एनजीओ है वो जाती है। वो जहाँ ढाबा पे ठहरते हैं, जहाँ उनका ठहराव होता है, वहाँ पे उनका सीबीएस जांच बराबर किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। उनके लिए प्ले कार्ड्स भी बनाए गए हैं ताकि वो प्ले कार्ड के माध्यम से एचआईवी को समझ सके। और हम लोगों ने एक आईसी डेवलप किया है ताकि वो खेल खेल में वो इस चीज़ को समझें कि एचआईवी का संक्रमण कैसे फैलता है। और वहाँ ही उनको जागरूक करते ही हमारे जो टीआई एनजीओ हैं उनको सीबीएस जांच करती हैं। और रिएक्टिव मिलने पर, जैसे ही वो रिएक्टिव कोई हमारा मरीज आता है रिएक्टिव, तो वो आईसीटीसी रेफ़र करती है। और आईसीटीसी रेफ़र पे आने के बाद हम उनका कन्फर्मेटरी के लिए 3 मॉडल टेस्ट करते हैं। और वो कन्फर्मेटरी जैसे ही आता है हम ART+ को रेफ़र करते हैं उनके इलाज के लिए सर। हाँ डॉक्टर चक्रवर्ती जी सर, कुछ चीज़ हो जिसको कि आप नेचुरल कॉल कह सकते हैं। नेचुरल कॉल में अभी मुख्य रूप से पेशाब और पखाना है, उसको नेचुरल कॉल में मानते हैं, लेकिन सेक्स भी एक नेचुरल कॉल है। और यह हर किसी के साथ अनिवार्य, हर जीव के साथ अनिवार्य तत्व है। ठीक है, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और अब तो सरकार ने सेक्स वर्कर का दर्जा दे दिया है। तो वैसे में उन लोगों का रेगुलर जांच, एक तो मुझे नहीं पता कि झारखंड में सेक्स वर्कर्स कहाँ हैं, कोई इस तरह का इलाका है कि नहीं है, लेकिन धनबाद के इलाके में सुना है, धनबाद के इलाके में बंगाल से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर सेक्स वर्कर्स की बहुत बड़ी वो है, उनकी जांच करना और वहाँ अवेयर करना। लोग जब जाते हैं तो उनको कैसे अवेयर होकर के जाना है, और वहाँ से लौट के आते हैं। जैसे ट्रकर्स अगर ये क्या नाम कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, कंडोम का इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, उसके बाद भी अगर हो जाता है तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा, सिम्टम के होते ही उसको अवेयर होकर के तुरंत करना। जैसे डॉक्टर रेहान ने कहा एक अच्छी बात कि बुखार होती है। अभी कोरोना के बाद बुखार ने इतने रूप बदले हैं, इतने वेरिएंट्स उसके आए हैं कि कौन बुखार क्या है पता ही नहीं चलता है। और 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन खांसते जा रहे हैं। तो उस स्थिति में अभी हम अवेयर कर रहे हैं, तो लोगों को कैसे बताएं कि आपको ये जैसे ही फील हो रहा है वैसे आपको सेंटर पर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। सर काफ़ी अच्छा प्रश्न है। झारखंड प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं ज़िले में जहाँ से हमारे प्रवास काफ़ी होती हैं। और प्रवास की ट्रेंड ऐसी है कि आजकल अगर आपको राज्य में भी काम है तो वो ज़्यादातर युवा वर्ग जो है ज़्यादातर चला जाता है, और वो सिंगल माइग्रेंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके बच्चे, पत्नी अगर शादी हो गई तो घर पे रहती है, अपनी काम खेती बाड़ी पे देखती है और वो चला जाता है विभिन्न तरह से। और जो जिस स्थान पे जाते हैं वो महानगर होते हैं। महानगर की एक अपनी ही जो है संस्कृति होती है, काम होती है, सब कुछ होती है। नहीं भाई, चिट्ठियों से बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्या बात करते हैं आप? कई फिल्में बन चुकी हैं चिट्ठियों से बच्चे पैदा होने के। तो ऐसी परिस्थिति में अब 2 चीज़ है। पहला, जागरूकता, जानकारी होना। उनको अगर वो जानकारी मिनिमम कम से कम जो 4 बातें उनके अगर दिमाग पे दे दिया जाए तो चूँकि मैं इससे पहले एक बात कर रहा हूँ, प्रवास या माइग्रेशन हम किसी को रोकने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, होगा ही, नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, कहीं पर जो। लेकिन अगर वो सही समय पे सही सूचना लेकर, सही जानकारी लेकर
कहीं पे चले जाए, भारतवर्ष के किसी भी कोने में चले जाए, वो सुरक्षित होगा। अरे रेड लाइट जैसे ही जलता है वैसे हमको रुक जाना होता रहता है ना। एग्जैक्टली। तो वो ग्रीन होता है तभी ना हम आगे निकलते हैं, येलो होता है तब को रुक के देखना पड़ता है। इतना हम अवेयर कर सके तो उतने से बात आगे बढ़ने लगेगी, और वही जानकारी उसको उस काम से जाने में रोकेगा। हमारा काम है सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना। नेचर्स कॉल जिसने सर ने बताया, एग्जैक्टली ये बायोलॉजिकल नीड्स है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम जिस चीज को रोक सकते हैं वो असुरक्षित को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सुरक्षित यौन संबंध बनाए, किसी भी तरह का कुछ नहीं। और सुरक्षित यौन संबंध में दो चीज ही आते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हमारी भारतवर्ष देश की परंपरा भी रहे, बी फेथफुल टू योर पार्टनर। बिल्कुल। एक पार्टनर के साथ आप रहिए, यौन संबंध बनाइए, किसी भी तरह की चीज नहीं है। दूसरा, अगर ऐसी परिस्थिति में आपको यौन संबंध बनाना पड़ रहा है, उसके लिए सरकार की ओर से, हेल्थ विभाग की ओर से, या आपकी जानकारी होगी, हम कॉन्डोम का यूज करें। ये दो चीज अगर हमारे मन पे, या मैं जानता हूँ, मैं जागरूक हूँ, तो वो जो संक्रमण है दूर दूर तक आपके सामने नहीं आएगा। तीसरा, कि किस तरह से हम समझेंगे कि अब मुझे एक जांच करवाना है, या हम क्या सिम्टम लक्षण से अपने आप को समझेंगे। इसके लिए दो चीज और हैं। पहला ये है कि जो डायनामिक्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जो फैलने के तरीके हैं, अगर वो व्यक्ति समझ जाता है, तो अगर वो किसी भी कारण से, वो 4 कारणों से गुजरा हो, तो वो खुद उनके मन में आएगा कि मैं इस जोखिम वाले काम से गुजरा हूं, मुझे एक बार स्वेच्छा से जांच करवा और सुरक्षित यौन संबंध हमने बनाए हैं, इसलिए हमको अगर इस तरह का सिम्टम होता है तो हमको जांच करा लेनी चाहिए। ये एक है, बहुत साफ बात होनी चाहिए। साफ बात नहीं होगी तो फिर लोग समझ असुरक्षित यौन संबंध जरूर है। साथ ही साथ जो हमारे ड्रग्स, सिरिंज एंड नीडल्स कॉन्टामिनेटेड, संक्रमित है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसमिशन है, और संक्रमित माता से होने वाले नवजात शिशु, ये जो 4 कारण है, एक भी कारण से लगता है कि मैं और मेरे परिवार या कुछ लोग हमारे साथी हैं, तो उनको जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप टेस्ट सेंटर में जाओ और खुद से जांच करवा लो। मैं भी 4 बार टेस्ट करवाया हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चले जाइए, टेस्ट कीजिए। हम शुगर का टेस्ट करवाते हैं, बीपी करवाते हैं, उसी तरह से इसको एक रूटीन में कर ले, हर 3 महीने, 6 महीने, साल में एक बार करवा लें। ये एक हो गया। दूसरी जो मैं जोड़ना चाहता हूं सर, कि आज भी जो HIV एड्स का ये कार्यक्रम है, ये है, इट इज़ नॉट ओनली ए हेल्थ प्रोग्राम। केवल प्रॉब्लम, ये केवल स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। थोड़ी सी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। जो माइग्रेंट प्रवासी हैं, दूर दराज के महानगरों से काम करते हैं, 2 साल के बाद टैक्सी ड्राइवर है, सूरत में काम करते, वो जब घर में आते हैं, चाहे वो फसल के काटने हो या कोई फेस्टिवल में आते हैं, फिर से वो घर में क्या करेंगे, अगर शादीशुदा हैं तो यौन संबंध बनाएंगे। लेकिन क्या मैं अपने वर्ग, एक बड़े वर्ग जो महिलाओं के वर्ग हों, उनको इतना सशक्तिकरण किया कि वो उनसे प्रश्न कर सके, बोल सके कि आप बाहर से आए हैं, आप उस अमुक टेस्ट सेंटर में जाकर जांच करवा ले। उसी दिन पीट पीट के घर से निकाल देगा। तो मैं इसीलिए जोड़ना चाहता हूं, केवल स्वास्थ्य का कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, और ये करने पे हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप नहीं आएंगे सामने, आप जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट सामने नहीं आएंगे, और समाज के महिलाओं को जागरूक के साथ साथ हम इन चीज़ों पर भी उनको अच्छे से जागरूक करें, समझाएं। हाँ डॉक्टर रेहान, आपके यहाँ जो केसेस आते हैं, उस केसेस में कुछ टिपिकल कहानी बताइए, कैसे उसको हुआ, क्या बताते हैं वो? देखिए, हमारे पास जो केसेस आते हैं मोस्टली तो हेट्रोसेक्सुअल, जैसे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमिशन, जैसे वाइफ को है या हस्बैंड को नहीं है, तो एक जिसको है उन्होंने अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केसेस हैं। कुछ केसेस में हमारे ब्लड पास ट्रांसफ्यूजन में अभी भी है इतना अलर्टनेस के बावजूद? इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काफ़ी केस आते हैं, बिकॉज रीज़न की जो विंडो पीरियड होता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का विंडो पीरियड होता है, वो प्रॉपरली हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसमें अगर किसी डोनर ने ब्लड दिया एंड ही इज़ इन विंडो पीरियड,
तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कंफर्मेटरी नहीं आएगा उसमें। कंफर्मेटरी नहीं आता है उसमें। तो काफ़ी सारे केसेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को जिनको हम जानते हैं वही लोग हों। दैट इज सर उसमें सबसे बड़ा बात है कि अगर हम लोग जो लाइसेंस, जो हमारा झारखंड सरकार का जो अधिकृत रक्त कोष है, अगर उससे हम ब्लड डोनेशन करें या फिर लें तो उसमें ब्लड ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। मोस्टली जो प्राइवेट मैं और एड्स कंट्रोल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टेट काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं और मैं यहाँ सभी ब्लड बैंक की दशा को जानता हूं। सर सिर्फ स्टेट के हो जाने से कोई बात नहीं बनती है, उसके जो फुलफिल करने के नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं किए जाते हैं। न वो इक्विपमेंट्स हैं, न वो लोग ट्रेंड हैं। और मैंने कईयों को लिखा है जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, समझ गया ना। यूनिसेफ के साथ मैं था, डॉक्टर रघुनाथ के साथ था, कई जगह जा कर के, तो वहाँ क्या कर लेंगे हम। तो इसमें यह जरूरी है कि आपका जो सोसाइटी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है, वह काउंसिल रेगुलर इन अस्पतालों का निरीक्षण करे। क्या है कि ये इतना महती बात बता रहे हैं, उसमें तो किसी का दोष नहीं है और आपने उसको एड्स दे दिया बिना उसकी गलती का। उसने अपनी पत्नी को दे दिया, उसकी पत्नी ने अपने बच्चे को दे दिया। यह जो खतरनाक स्थिति है, तो यहाँ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे अपने हाथ में है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि सर बहुत रेयर ही कम ट्रांसमिशन होता है, केसेस कम है जिनका डायरेक्ट ब्लड ट्रांस। मोस्टली तो हम लोग डिटेक्ट कर ही लेते हैं, शायद ही 2 साल 4 साल में एक आध पेशेंट ऐसा नहीं, वो भी खतरनाक जो है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले। हाँ, एक निरपराध को फांसी हो जाए, वो तो उससे बहुत बड़ा खतरे की बात है। तो वो तो एक रीजन। ट्रकर्स ज्यादा आते हैं क्या आपके यहाँ? माइग्रेंट वर्कर्स बहुत हैं, Migrant- सबसे ज़्यादा केसेस माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ट्रकर्स हैं। और उसके बाद गिरिडीह की स्थिति वही बनी हुई, एक सुधार हुआ है? नहीं सर, गिरिडीह, हजारीबाग ये मोस्ट HIV प्रोन जोन है। गिरिडीह है, हजारीबाग है, कोडरमा है और इधर डाल्टन, पलामू वगैरह भी। पलामू जिला, पलामू 4 अभी- डिस्ट्रिक्ट सबसे अभी नए ज़्यादा ट्रेंड में सर affected। दुमका भी आ रहा है। हाँ, महिलाएं हैं कि पुरुष हैं ज्यादा? सर इसमें ज़्यादातर अभी जो ऑलमोस्ट सर कहिए तो इक्वल ही कहिए, महिलाएं भी हैं, काफ़ी महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। चूँकि इसमें सेक्स वर्कर्स आती हैं क्या? सेक्स वर्कर आती हैं सर, आती हैं आती हैं yes, sir। रेगुलर? या रेगुलर वो ट्रीटमेंट में भी हैं, दवा भी ले रही हैं और वो अपना प्रोफेशन भी कंटिन्यू कर रही हैं। आप लोग उनके कैंप करते हैं अलग से जाकर? हमारी TIN जो करती है सर, कहाँ पर है? जैसे हर जिला में अलग अलग वो दिया हुआ है, जोन बटा हुआ है? जोन बटा हुआ है। हाँ। उनका टेक्नोलॉजी अभी क्या है कि वर्चुअल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। अच्छा। मतलब ये जो सेक्स वर्कर हैं उनका वर्चुअल, अब तो एक पहले होता था कि भाई इस जगह पे क्षेत्र पे, अब ये क्या करती है कि सोशल साइट्स का यूज करती हैं। तो हम लोग उसको भी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, उनके भी पूरे जो ID वगैरह हैं उनसे संपर्क भी होते हैं। अभी अब नया ट्रेंड हम लोग देखे हैं कि स्पा सेंटर्स में भी आ रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग जो हमारी टेस्टिंग टीम है शायद बने ही उसी के लिए। तो वो अभी जो हमारी सर अभी नाको ने संपूर्ण सुरक्षा एक हम लोग को दिया है सेंटर, तो उसके थ्रू हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। अभी जो सर नया ट्रेंड जो देखने में आ रहा है वो है MSM, मैन सेक्स टू मैन। ये सर अभी रांची में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, धनबाद में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यहाँ ये जो ट्रांसजेंडर थे नहीं या होमोसेक्सुअलिटी तो थी नहीं सर, अभी ये केसेस आ रहे हैं, यंग जनरेशन में ज़्यादा आ रहे हैं। धनबाद वगैरह में MSM ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये किशोरों से ऊपर के? नहीं सर, किशोर हैं, किशोर ज़्यादा है सर, मोस्टली जो है ना ऑलमोस्ट 20 ईयर्स to 30 ईयर्स के बीच के। अभी जितने जो नए ग्रुप में आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% उनका हिस्ट्री देखेंगे तो दे हैव MSM, दे आर MSM। अभी आप लोगों को रोकते हैं, थोड़ा इधर चलते हैं, इधर इन लोगों से बात करते हैं। हाथ उठाइए, किसी के पास कोई सवाल हो तो हाथ उठाइए, वहाँ दीजिए, उधर बढ़ाइए। हेलो, मेरा नाम राजेश प्रसाद है और मैं झारखंड स्वाभिमान संस्था से आया हूँ। मैं रांची और खलारी दोनों जगह एज ए फील्ड वर्क में काम करता हूँ। मेरा प्रश्न है रेहान सर से कि जैसे कि PL-HIV जो मान लीजिए कि कंफर्म हो गई कि हमको ART लेना है, तो ART सेंटर में जब वो जाते हैं तो बहुत सारा टेस्ट लिखा जाता है और वो टेस्ट होता है रिम्स में, रिम्स की हम बात कर रहे हैं, वो नीचे में होता है। चूँकि नए लोग हैं वहाँ जाएंगे तो टेस्ट कहाँ होता है पता नहीं होता है, जिसके कारण उनको ART लेने में बहुत देरी हो आप जाती चाहें है। तो नोट कर सकते हैं।
नहीं, अभी देखिए, अभी तो जो ट्रेंड है कि जो नाको का गाइडलाइन भी है कि पेशेंट जो भी आते हैं फर्स्ट डे हमको ART इनिशिएट कर देना है। डे जिस दिन वो आया हमारे यहाँ, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी दिन हम लोग ART इनिशिएट करते हैं। अगर पेशेंट स्टेज 1 और 2 में है, ठीक है ना, 3rd और 4th स्टेज में है, तो उसमें हमको पेशेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पता लगाना है, क्योंकि हम लोग ART तुरंत शुरू नहीं कर सकते। इफ़ पेशेंट हैविंग डिफरेंट अपॉर्ट, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, पहले से ट्यूबरक्लोसिस है, हमको पता नहीं है, हमने उसको ART शुरू कर दिया, तो उस कंडीशन में वो पेशेंट और गड़बड़ा सकता है ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है IRIS, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, यानी कि जब वो ट्रीटमेंट शुरू करेगा, इम्यून रिकवर होगा तो ट्यूबरक्लोसिस और फ्लेयर अप कर जाता है, अगर वो अंडर डायग्नोस्ड है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ है। तो मेजर स्टेज 3rd और 4th में जो भी क्लिनिकल इलनेस है, ट्यूबरक्लोसिस हो, निमोनिया हो, या कोई और टाइप का क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो बेहतर है कि हम लोग उसको पहले डायग्नोसिस करें, उसको ट्रीट करें, उसके बाद फिर हम लोग ART शुरू करते हैं, तो वो एकदम पेशेंट भी सेफ रहता है और बहुत जल्दी रिकवर भी करता है, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट और कोई है पढ़ाई? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। मैं काफ़ी टाइम से TI के साथ जुड़ के काम की हूँ। साथ ही साथ मैं नाको के गाइडलाइन से एक मास्टर ट्रेनर हूँ और HIV के बारे में जानकारी देती हूँ। पूरे भारत के अनेकों राज्य में आज तक से ट्रेनिंग दिया है। मेरा शुरू से ही हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हमको ये पता है कि HIV जैसे सर अभी बोल रहे थे कि बहुत बड़ी बीमारी है, तो हम लोग जैसे जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं बार बार कि HIV कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस है और एड्स एक अवस्था है। तो इसमें हम थोड़ा सा जानकारी पाना चाहेंगे देवाशीष सर से। वही बेटी, आप बेटी, यहाँ माइक लगा हुआ है, आप बेटी। नेक्स्ट, आप नोट करना चाहते नोट कर लीजिए इनको। नेक्स्ट, उधर बढ़ाइए, उधर मांग रही, इधर मांग रही, इधर आपके सर, आप सरवाइएगा तो भाई जागरूकता कैसे फैलाइएगा? दे दीजिए, उनको दीजिए, उनको एक और सवाल है। हाँ हाँ बोलिए। मैं देवाशीष सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे कि PL-HIV रहते हैं, वो मान लीजिए कि गांव में रह रहे हैं लोग, है ना, और वो तो ट्रीटमेंट लेने रिम्स में आते हैं। तो रिम्स नहीं, पूरे अब तो पूरे झारखंड के हर एक जगह 13 सेंटर है हमारा एंटी रेट्रोवायरल, है ना। जैसे खिलाड़ी का हम बात कर रहे हैं, तो वो रिम्स में आते हैं लेने के लिए। चूँकि अभी हम देख रहे हैं जो PL-HIV है, अपना घर में जाते हैं तो HIV एड्स के बारे में तो हम अवेयरनेस कर रहे हैं उनको, लेकिन क्या है कि उसका मन में डर रहता है कि सर मेरा गांव के आसपास जो भी लोग हैं, घर के बगल वाला भी लोग नहीं जाने कि हमको ये चीज़ बीमारी हुआ है, नहीं तो हमसे वो भेदभाव करने लगेंगे। तो ऐसा कुछ हो कि जो समाज के लोग हैं जिसको अवेयरनेस नहीं है, अगर इसको अवेयरनेस हम ठीक से करें ताकि वो भेदभाव ही ख़त्म हो जाए, लोग अच्छा से रह सके, अपना काम भी कर सके। बिल्कुल सही। तो इसके बारे में आप भारत में संविधान को बने हुए 75 साल हो गए, समानता का दर्जा आज तक वैसे ही कि वैसे ही है, आज भी अछूत है, आज भी अछूतों के साथ अछूत जैसा व्यवहार होता है। तो समय लगता है, धीरे धीरे एक प्रोसेस में चलता है। वो जो आप बता रहे हैं वो एक भय है, जो भय जैसे कि मानसिक रोगी होने पर क्या होता है, घर में अब शादी ब्याह नहीं होगा, घर में कोई बता हो गया तो क्या हो गया कि अब घर में कोई शादी ब्याह नहीं होगी, ठीक है ना। बच्चा नहीं हुआ तो अब इस घर में बच्चा नहीं हो रहा इसलिए शादी ब्याह नहीं करना, वो सारे कारण है। तो धीरे धीरे दूर होंगे, जैसे जैसे समाज अवेयर होगा, चीज़ों को जानेगा कि इसके लिए वो कारक नहीं है, कारक दूसरे हैं। दरअसल हमारे यहाँ इस तरह के संबंध अपनी पत्नी के अलावा दूसरे संबंध बनाना ही अपने आप में गैरकानूनी भी है और उसके साथ ही साथ धार्मिक रीति से भी गलत है। इसलिए जब सप्तपदी हम घूमते हैं तो सप्तपदी में ये सारी चीज़ें हमको शपथ में लेनी पड़ती है कि हमारा कमिटमेंट उसके साथ बना रहेगा। लेकिन हम 5 साल के लिए नौकरी करने के लिए, 3 साल के लिए नौकरी करने के लिए कलकत्ता, सूरत और मद्रास चले जाते हैं, हम अपने नेचुरल गोल को रोक नहीं सकते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। एक किशोर 10वीं 12वीं से उसको मोबाइल मिल जाता है देखने के लिए, इसलिए कि पढ़ाई अब उस पर होने लगी है। उसमें क्या देखता है, वो कितना पढ़ता है और कितना नहीं पढ़ता, क्या पढ़ता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों पर धीरे धीरे एक दूसरे को दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, उनको दीजिए। हाँ
पूछिए। मैं शेखर, झारखंड स्वाभिमान से। जैसे सर आप अभी बता रहे थे कि एक विंडो पीरियड होता है 3 महीने का। हम लोग फील्ड लेवल पे जब काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत खुल करके लोग सामने नहीं आते हैं, है ना। हमने उनसे पूछा कि सेक्स पर आज भी खुल के बात करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा टैबू है। घरों में बात नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं होती। घरों में आज भी माहवारी छिपाई जाती है। जी हाँ, अगर सैनिटरी पैड भी हमको हाँ, खरीदना है तो वो हाँ। पेपर में रैप करके देंगे। ठीक है, तो विंडो पीरियड पे हम जानना चाह रहे थे कि हम लोग जब फील्ड लेवल पे काम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने असुरक्षित संबंध बनाया। कब बनाया, कैसे बनाया, किस परिस्थिति में, ये कोई नहीं बताता है। लेकिन जब वो अगर मान लीजिए 10 दिन पहले बनाया है और आज हम उनका टेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो रिएक्टिव नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, या इस पे एक तो इन्होंने अगला क्या बताया, कदम इनकी है? तरफ से मैं जवाब देने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी इनकी तरफ से गुस्ताखी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यौन संबंध बनाएं आप, यानी कि कंडोम का इस्तेमाल करें, तो ये खतरा जीरो, लगभग जीरो होगा। क्या हम राइट? ये लगभग जीरो होगा जी। तो ये इतना अवेयरनेस तो हो जाना चाहिए, इतना आप जान लीजिए कि असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। एक तो बनाए ही नहीं, बिल्कुल। और बना रहे हैं तो असुरक्षित नहीं बनाएं। जी। और तीसरी ये जो नई बीमारी ये बता रहे हैं, ये तो हमारे लिए अपने आप में खोज का विषय है। अब इस पर अगली बार कभी करेंगे तो बात करेंगे। दीजिए, और कोई है तो बात कराइए उनसे। नमस्कार, मेरा नाम विशाल राज है। मैं भी झारखंड स्वाभिमान से ही जुड़ा हुआ हूँ और HIV के अवेयरनेस में पिछले 3 वर्षों से मैं भी लगा हुआ हूँ साथ में। तो अभी सत्यप्रकाश सर ने बताया था ये MSM के बारे में, तो मैंने जहाँ तक खुद से एक्सपीरियंस किया है, विगत 3 वर्षों में मैं काम कर रहा हूँ इंजेक्टिव ड्रग्स यूजर्स पे, जो कि ड्रग्स के रहते हैं, जो नीडल सिरिंज शेयर करते हैं। हाँ। तो मैंने अक्सर देखा है ART में भी और जहाँ पे इसका टेस्टिंग होता है ICTC में, कि MSM के केसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा पहल कर सकते हैं कि स्कूल से ही उनको कुछ वैसा हम लोग अवेयरनेस के लिए कर पाएँ कि और ज़्यादा उसमें अवेयरनेस अगर आ जाए तो बेहतर हो? नारकोटिक्स वालों को मैंने बुलाया था यहाँ पे, और हमने उन लोगों के साथ बातचीत की। 3-4 राउंड हो चुका है और उन लोगों को मौका दिया गया स्कूल्स में जाने का। स्कूल कॉलेज में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं कि उस स्थिति से बचा जाए। उस पर बात बताएंगे डॉक्टर नहीं, इसमें चक्रवर्ती सर हम बताएंगे। हम उसको सवाल अभी बताना बता एक्चुअली उसमें क्या है कि स्कूल्स में सर अभी हमारा रेड रिबन क्लब जो गठित है, तो अभी हम लोगों ने 321 रेड रिबन क्लब बनाया है और स्कूल्स लेकर के। अब हमको जो चिन्हित, जैसे बेसिक सर्विस डिवीजन मैं देखता हूँ, तो हम लोगों ने टैग किया है कि किस एरिया में पर्टिकुलर वो MSM के केसेस आ रहे हैं। तो उन एरिया को टैग करके उनके नोडल्स को और उनकी जो पीआई टीम्स है उनको एक्टिव कर रहे हैं हम लोग इस ICT कैंपेनिंग में, कि आप उन स्कूल्स और कॉलेज में जाएं और उनके बच्चों को ये अवेयर करें कि ये कैसे मतलब बच सकते हैं, कैसे सुरक्षित और अप्राकृतिक यौन संबंध न वो मतलब बीच में जो फंस रहे हैं वो उनकी दूरियां को और कम करें हम लोग और उनको जानकार। तो ये अभी धनबाद में हम लोगों ने पायलट प्रोग्राम चलाया है सर। अभी हम रांची में भी चला चुके, अभी एग्जामिनेशंस चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे स्कूल्स में। तो ये हमारा तय है, हम लोग कई तरह से युवाओं के बीच में जाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने फ्लैश मॉब का भी एक कॉन्सेप्ट रखा है ताकि युवा उसमें इन्वॉल्व होके, उसमें डांस गैदरिंग सारा कुछ है। तो वो भी एक प्रोग्राम हम लोग कार्यक्रम सर चला रहे हैं ताकि इसको हम लोग कम कर सकें। हाँ दीजिए, उनको दीजिए माइक, इधर भेजिए। माइक किनके पास है? मेरा नाम सोसन सुनीता बाड़ा है। मैं झारखंड स्वाभिमान से स्टेट होल्डर प्लस मृगनयनी सेवा संस्था से की सेक्रेटरी हूँ, और मैं अभी HIV और एड्स की प्रोग्राम में आई हूँ। तो HIV एक ऐसा वायरस है, एक विषाणु है जो शरीर में लड़ने की क्षमता को बहुत कमज़ोर कर देता है। इसी से एड्स बीमारी कहा जाता है। इसमें RNA भी आ जाती है, और हम लोग अपने कम्युनिटी से सेक्स वर्कर के पास विभिन्न प्रकार के मुद्दों से जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्यार से बात करते हैं। पहले तो उन लोग अपने जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में हो या हॉट स्पॉट में हो, हम लोग जाकर बहुत प्रेम से संपर्क करते हैं। फिर उन लोग से कन्विंस करके हम लोग
टीआई में ले आते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं और फिर उनको वहाँ से रेफ़र करके टेस्टिंग करते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस तरह का हम लोग और काम कोई है करते जो अवेयरनेस करने गया हो, वो अपने बारे में बता सकता है? कोई है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है? शर्माइएगा तो एड्स के बारे में कैसे लोगों को बताइएगा? ये तो बहुत मुश्किल बात है ना भाई। हैं? हम लोग जागरूकता के बारे में खुलकर बताइए, बात उन्होंने बताया करते ना भाई हैं सर। अवेयरनेस के बारे में हम लोग कैसे बहुत किया उन्होंने, आप खुलकर बताइए। बात करते हैं, हम नहीं, लोग उन आप लोगों रुकिए के ना। लिए वर्क करते हैं। इसीलिए दूसरा कोई नहीं बोल पाता है ना, एक पीछे से आदमी बोलने कुछ वाला खुल होता कर है। बोलते हैं, हम लोग आप आगे प्रोटेक्शन बढ़ाइए, यूज माइक करते दीजिए। और कोई बोलेंगी? कुछ पीछे से कुछ कुछ प्रश्न का अगर जवाब नहीं, प्रश्न दीजिए, आप कैसे जागरूकता करती हैं यही बताइए। प्रश्न का जवाब दे तो कुछ इन लोगों में बोलने का ये आ हाँ चलिए, आप ही बताइए। ठीक है, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रश्न बोले या जानकारी लेने की जो एक इच्छा व्यक्त की है, काफ़ी अच्छा है। आपकी इस प्रश्न में ये लग रहा है कि आपकी एक जानकारी है और उसके जानकारी से आप कुछ क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं। मैं अंत से शुरू करता है सुषमा बालाजी से। ये एक ऐसी महिला है जो कि खुलकर सामने आई है, एक नेटवर्क से जुड़ी हुई है और उस नेटवर्क जो यौन कर्मियों की नेटवर्क है उनके साथ ये काम कर रही है। सचमुच अगर आपके काम को देखा जाए तो इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, जो एक समाज से दूर दराज या अलग थलग लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं और उनको एक मुख्य धारा में ला रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ के कारण कर रहे हैं। एक, जिन व्यक्तियों के साथ हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है ना। हम आप में जितनी संवेदना है, जो चीज़ें हैं, जो अधिकार हैं, सभी चीज़ें ऐसे लोगों के लिए भी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो इन यौन कर्मियों के साथ काम करने के लिए जो लोगों को मन में रखना चाहिए, ये व्यक्ति खुद से नहीं आता है, कुछ परिस्थिति के कारण इस काम से जुड़ता है। उस परिस्थिति को देखते हुए अगर हम लोग इनके साथ इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें, क्योंकि इनके भी घर परिवार होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं। आपने काफ़ी अच्छे प्रयास से आपने कहा कि कम्युनिटी को जागरूक कर रहे हैं और इसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। इसलिए कि जब वो बार्गेन करते हैं क्लाइंट के साथ, वो करते हैं कि विदाउट कॉन्डम नो सेक्स। कम से कम ये स्टेज आया है और इसकी क्रेडिट पूरी चीज़ें आपको जाती है। हम तो केवल एक संदेश देकर भेजे थे और आपको ये पूरी क्रेडिट जाती है। कितने प्रयास चलिए, करने आप के लोग बाद ताली इसके आप ये कार्यक्रम को इस तरह से करते रहे और लोगों को तो जोड़े। आप यही बताइए कि आप जागरूकता में जो अवेयरनेस के लिए जाती हैं तो कैसे क्या बताती है, इतना तो बता सकती है ना। आपको दे वहाँ दीजिए। मेरा नाम अनीता है, मैं टीआई से जुड़ के काम करती हूँ और मैं सबसे पहले तो पीयर एजुकेटर थी, अभी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले तो जाते थे फील्ड में और सबसे पहले तो हाँ नमस्कार जोहार करके उन लोग को से बैठ के बात करते थे। फिर उसके बाद में समझाते थे कि आप लोग को HIV के बारे में मालूम है, तो वो लोग बोलती थी थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो वो लोग अच्छा से समझाते थे कि आप लोग को 4 कारण से बीमारी हो सकता है अगर कॉन्डम यूज नहीं कीजिएगा तो कॉन्डम के बारे में भी समझाते थे कि कॉन्डम कैसे यूज करना है, कैसे फाड़ना है, कैसे यूज करना है और कैसे निकाल के कहाँ पर रखना है, वो भी समझाते थे। और उसके बाद में काउंसलिंग करते थे हम लोग अपने खुद से वो लोग को। फिर उसके बाद में टीआई ऑफिस ले जाके वो लोग को रजिस्ट्रेशन करवाते थे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर सदर हॉस्पिटल ले जाते थे, फिर ICTC सेंटर में वो लोग को टेस्टिंग कराते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई आगे का प्रश्न? कुछ स्कूल कॉलेज से जो आए हैं, कॉलेज से कुछ किसी को पूछना जो कॉलेज से आए हैं तो और शर्माने से तो बात बनती नहीं है, शर्माने से ही एड्स फैलता है। शर्म छोड़ने से ही एड्स खत्म होता है, एड्स को रोक सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर रेहान, यस सर। जब शर्माएंगे हम तो बताएंगे क्या? हाँ चलिए, एक तो हम लोग बातचीत करते हैं, हो सकता है किसी को चाहिए, हम लोग बातचीत करते हैं, हो सकता है किसी को चाहिए तो फिर माइक देंगे। हम ये कह रहे हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा
कि चूँकि सत्यप्रकाश भी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि फिल्में जो है ना ज़्यादा कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर छोटी छोटी फिल्में बनाएं आप, छोटी छोटी कहानियों पर बेस्ड, और वहाँ गांव में दिखाया जाए, तो हमको लगता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकता है क्या? कम्युनिकेशन के तो रास्ते खोजे गए, जहाँ से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई कि कोई आवाज़ लगाता था, फिर ढोलक आया, फिर मांदर आया, फिर ये आया, फिर अभी लिखने पढ़ने का, और अभी तो कई एआर में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकता है क्या? सर ये ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं हमारे यहाँ बने हुए हैं, वो हम लोगों ने पीआरडी को, और कैसे ये वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पॉजिटिव स्टोरी जो सर है वो भी बन रही है सर। कुछ जो हमारे जो PLHIV हैं वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक्ट भी है और बहुत सारा अभी भी झारखंड में ये चीज़ है कि जो पॉजिटिव स्टोरी हमारे पास इसलिए नहीं है पा रही है कि वो खुल करके इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिन मैंने 2 जगह देखा है, एक तो प्रदीप कुमार के पीरियड में आपके यहाँ भी देखा है, दूसरे हमने पंजाब के कैंप में देखा है। पंजाब में इसी काम के लिए गया था देखने के लिए, पंजाब के कैंप्स में देखा है, वो खुल करके शादियाँ आपस में कर रहे हैं। हाँ वो हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसको सर पब्लिक डोमेन में वो नहीं ला रहे हैं। अभी एक लड़की है पूजा मिश्रा जो खुद PLHIV है, हमारे यहाँ रही, उसकी एक अच्छी स्टोरी बनी, उसको नेशनल स्तर पर सराहा गया सर। वो हमारे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रही, फिर वो बिहार सेक्स चली गई, तो वहाँ पर भी वो अच्छा काम करे और नेटवर्क से जुड़ी हुई है। डॉक्टर रेहान की क्या मजबूरी, डॉक्टर चक्रवर्ती क्या मजबूरी है? इनको दूसरा फील्ड तो मिल ही सकता था ना भाई। वहाँ जाके अगर लगे हुए हैं तो चीज़ें आनी चाहिए ना भाई। किन कारणों से हुआ, तो कारणों को रोकने का काम होगा। यस सर। जब कारक को ही खत्म कर देंगे तो मामला खत्म हो गया, और सुरक्षित नहीं होगा, सुरक्षा की तो पूरी पूरी गुंजाइश है। दूसरे की अगर बोलेंगी नहीं, बात ही नहीं करेंगी, ये आप लाए हैं उन लोगों को जो लोग अवेयर करने जाती हैं वहाँ पर, वही लोग बात नहीं कर रही हैं, माइक नहीं छू रही हैं, क्या बातचीत होगी? ये मुश्किल है। तो कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर स्किल में लाएं कि लोग कम्युनिकेट करने जाएं और दूसरे के सामने भी कम्युनिकेट कर सकें? नहीं, ये मुझे लगता है कि इसको कैसे हाँ, आप कुछ सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। जी, काफ़ी अच्छा है कि संचार कम्युनिकेशन अगर ना हो तो वो बाधा हो जाएगी, और वन वे एक तरफ से अगर बोला जाए तो दूसरा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कितना सुन रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको भी समझने वाला जो कम्युनिकेट करता है, इसको कला होनी चाहिए, जिसमें आप माहिर होंगे तभी अपनी बातों को समुदाय तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है ना, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। विशाल जी का प्रश्न का जवाब आधा सत्यप्रकाश जी दे दिया, उसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा कि रेड रिबन क्लब्स या इस तरह के जो रणनीति के तहत हम युवाओं को चेतना जागृत करते हैं, झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो युवा वर्ग के साथ काम करते हैं, और विशेषकर जो छात्र छात्राओं के साथ, उसमें एक कार्यक्रम है एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जो सरकार के स्कूलों में चलाए जाते हैं 9वीं और 11वीं में। ठीक है, वो उड़ान एक मॉड्यूल होता था जिसके तहत हम रेगुलर उस कार्यक्रम को करते थे। बहुत लोग अवगत भी होंगे, मास्टर ट्रेनर तैयार किया जाता था, पीयर एजुकेटर, उसके तहत ये एक कार्यक्रम। प्रश्न ये है कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, अगर हम उस उड़ान पे ही निर्भर रहे तो खुद उड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया, अब किसके पास नहीं है एक्सेस वो साइट को देखने का। जो युवाओं की हम बात कर रहे हैं, MSM की बात कर रहे हैं, ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं, आईडीओज की बात कर रहे हैं, ये छिपा हुआ किसी से नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर समय तक उनके साथ इंटरेक्ट करूंगा, बात करूंगा, एक संस्था बात, लेकिन वो 24 आवर्स जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे गार्जियंस का भी आप कंट्रोल। डॉक्टर रेहान, थोड़ा सा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, जो हेट्रोसेक्सुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि क्यों आया इतनी अचानक? मैंने मोबाइल वो कारण हो सकता है, क्या कारण आपको लगता है? बातचीत की हेट्रोसेक्सुअल तो सर तो कॉमन है। अगर अपोजिट पार्टनर को वो इन्फेक्शन, कोई भी एक पार्टनर इन्फेक्टेड हुआ तो अपने पार्टनर को इन्फेक्शन दे देगा। नहीं, क्यों हुआ? सबसे ज्यादा है कि देखिए होता है होमो यहाँ नहीं था तो होमो क्यों आ गया, कैसे आ गया? होमो तो अभी होमोसेक्सुअलिटी अभी जो MSM के काफ़ी यंग बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, दे आर डायग्नोज्ड HIV पॉजिटिव, और उनका ट्रीटमेंट नहीं, स्टोरीज में वो बताते नहीं कैसे फंस गए इस चक्कर में। नहीं, वो तो सर आई थिंक कि उनका भी एक अपना नेटवर्क है MSM लोगों का, और नेटवर्क है। हाँ, और वो लोग इसके थ्रू काम करते हैं। इवन तो ऐसे अभी कुछ लोग आए हैं, बोथ आर मेल एंड दे गॉट मैरिड, दे आर लिविंग टुगेदर।
ऐसे भी हमारे पास केसेस हैं। ये ट्रांसजेंडर वाला वो मामला तो नहीं, दे आर नॉट ट्रांसजेंडर, बोथ आर मेल। हेट्रोसेक्सुअल एक हेट्रोसेक्सुअल, दैट इज होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। नहीं, ट्रांसजेंडर के जो ये अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का ही लोग प्रयोग दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं सर। लेस्बियनिज्म अगर बढ़ रहा है, Yes, होमो बढ़ रहा है, वही, इसका वही। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है ना जिससे चलते ये चीजें हो रही हैं। और वो चीजें तो बढ़ाई, लेस्बियनिज्म में तो इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन होमो में तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो क्या हो सकता है इस 2 इसमें तो महीने इस- के प्रोग्राम में स्कूलों को अवेयर करने, स्कूलों की अपनी मजबूरी है। स्कूल अपने लजाते हैं, जैसे ये लोग लजा रही हैं ना, लजाना समझते हैं ना आप लोग बात, लजाने का मतलब। शर्मा तो जैसे ये लोग लजा रही हैं वैसे ही स्कूल भी लजाते हैं, मानसिक प्रोग्राम कराने में भी, इस तरह के प्रोग्राम कराने में भी। लेकिन स्कूलों को कैसे पकड़ा जाए, पकड़ के उनके यहाँ प्रोग्राम किया जाए, उनको दिखाया जाए, फिल्में दिखाई जाए कि कैसे तुम्हारी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, या कैसे थोड़ी सी सावधानी बरतने से तुम्हारी ज़िंदगी आबाद रहेगी, कैसे हो सकता है। सर डॉक्टर चक्रवर्ती आप भी बताइए। इसके पीछे देखिए, अब जैसे मैंने बताया या सर का भी, क्योंकि आपके 2 महीने का प्रोग्राम है इसलिए हम उसी पर पूछ रहे हैं, जी। दूसरे पर बात नहीं। एक तो जो माध्यम हमारा रेड रिबन क्लब है उसमें बहुत ज़्यादा टीचरों पे हम लोग निर्भर नहीं है, बल्कि उस ग्रुप के ही जो कुछ सक्रिय एक्टिव स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग करके उनको सामने लाकर मनोरंजन के माध्यम से, खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से ये सूचनाएं दी जाती है। केवल और केवल HIV पर कंक्लूड करेंगे हम, इसलिए आप कंक्लूड करिए, तो समय नहीं है हमारे पास जी। तो इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग लागू कर सकते हैं। डॉक्टर रेहान। मेरा कहना है कि जो डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे अभी नाको ने कर दिया है, पहले नहीं था, कि एवरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का भी अब हम लोग HIV टेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन HIV। तो एवरी अब तो ट्यूबरकुलोसिस किसी ऑपरेशन के लिए भी लोग जाता है तो HIV टेस्ट मस्ट हो गया। टेस्ट होता है। दूसरा आई थिंक कि एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हेट्रोसेक्सुअल में, जैसे मेल है वो कहीं बाहर काम कर रहा, कल को उसकी शादी होती है, दे डोंट नो कि उनका प्रीवियस स्टेटस क्या है, वो भी मैरिज हुआ और उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसमिट कर दिया। तो या तो एक फैमिली लेवल पर ऐसा है कि अवेयरनेस हो बोथ पार्टनर की, दे डिमांड कि भाई मैरिज के पहले हमको तुम्हारा HIV स्टेटस जानना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऐसा कुछ नियम बनाए कि भाई इफ दे वांट जन्म कुंडलियों के साथ ये भी हो गया, जरूरी हो गया। बस उस बल्कि उस एक्ट से बेहतर होगा वो। दिस इज जब शादी से पहले अपना मेडिकल स्टेटस देखें। इसमें हम लोग थोड़ी सी सर प्रमोट करते हैं कि जो HIV संक्रमित व्यक्ति है उनको जो है बातचीत के दौरान, समझाने के दौरान, जैसे भी हो, कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है, शादी कर सकते, वो आपकी अधिकार है, बट शादी उन्हीं से कीजिए जो संक्रमित हैं, कोई ऐसे व्यक्ति से ना कीजिए जो संक्रमित नहीं है। हाँ, क्योंकि केसेस इस तरह के भी आ रही हैं जो समाज को एक भयावह स्थिति पे ले जा रही है। एड्स और HIV ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे समाज को हैजा की तरह, कॉलरा की तरह रुग्ण कर देंगी, बर्बाद कर देंगी, TB की तरह बर्बाद कर देंगी। इसलिए इसमें तो पूरी गुंजाइश है कि अगर आप सुरक्षित संबंध बनाते हैं, अगर आप पत्नी पति के प्रति कमिटेड रहते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। इसलिए एड्स से डरो मत, लड़ो तो पूरी बुलंदी के साथ लड़ो और समाज में अपने की स्वीकार्यता को बढ़ाओ। इसी के साथ बीच बहस में आज के प्रोग्राम को विराम देते हैं। आप सबको जोहार, नमस्कार।